नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी सीटों को लेकर बात करने वाले हैं जहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव जिन जगह पर हो रहे हैं उन सीटों को लेकर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम बिलासपुर सीट को लेकर बात करने वाले हैं। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता को लुभाने की पूरी कवायद कर रहे हैं। एक तरफ राज्य में काबिज सत्ताधारी दल कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र में स्थापित बीजेपी। जनता जोगी कांग्रेस और सपा, इन दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने को तैयार बैठी है। तो किसके सर जनता जीत का ताज सजाएगी और किसे हार का मजा चखाएगी, तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आज बिलासपुर लोकसभा सीट का हम महामुकाबला जानने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर शहर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बिलासपुर शहर लगभग 400 साल पुराना है और बिलासपुर का नाम कैप्टन मछुआरन महिला बिलासा के नाम पर रखा गया है। इसे राज्य की न्यायधानी लॉ कैपिटल की उपाधि से नवाजा गया है, क्योंकि बिलासपुर का हाई कोर्ट पूरे एशिया में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बिलासपुर लोकसभा सीट भाजपा के लिए जहां अभेद गढ़ साबित रही, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनौती बनती जा रही है। बीते 25 वर्षों से इस सीट को अपने कब्जे में करने कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है, पर हर बार असफलता ही हाथ लगती है। चुनाव दर चुनाव हार का अंतर और बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह सत्ता परिवर्तन का जोर चला और बदलाव का राजनीतिक मुद्दा हावी रहा, बदलाव की इसी कश्ती पर सवार होकर कांग्रेसी इस बार जीत की गुंजाइश भी देखने लगे हैं। चलिए अब बताते हैं आपको पिछले चुनावों में कौन था आमने सामने और किसको मिली जीत। बात करें 2004 की, बीजेपी से पुन्नूलाल मोहले, कांग्रेस से डॉक्टर बसंत। नतीजा, बीजेपी प्रत्याशी पुन्नूलाल जीत गए। जीत का अंतर 81,553 वोटों का था। बात करें 2009 की, तो बीजेपी की तरफ से दिलीप सिंह जुदेव उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से रेणु जोगी। नतीजा, बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह जुदेव जीत गए। जीत का अंतर 20,139 वोटों का था। 2014 में बीजेपी से प्रत्याशी लखनलाल साहू और कांग्रेस से करुणा शुक्ला। नतीजा, बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल साहू जीत गए। जीत का अंतर 1,76,436 वोटों का था। और इस बार की अगर बात करें तो बीजेपी से अरुण साव, तो वहीं कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव मैदान में हैं और जनता जोगी कांग्रेस से धर्मजीत सिंह, जो कि लुरबी के विधायक हैं, जो मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को मोदी लहर का फायदा मिला था और बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8 लोकसभा सीट बीजेपी के पास, 4 सीटें कांग्रेस और जनता जोगी कांग्रेस के पास 2-2 सीटें हैं। अब डालते हैं नजर मुद्दों पर। जल, जंगल और जमीन मुख्य मुद्दा। बिलासपुर मुंगेली रेलवे लाइन योजना अधर में रोजगार न होने से लोग पलायन कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग। तो मुद्दे तो आपने देख लिए, अब आपको सुनाते हैं कि जनता का क्या कहना है। अच्छा है, लखनलाल साहू सांसद जी हमारे बीजेपी के, है ना, और उसके कार्यराज में तो बाकी अच्छा ही काम हुआ, है ना, और अभी आगे चल के फिर लखनलाल सांसद रहेंगे। देखिए, लखनलाल साहू जी का जो कार्यकाल है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम 5 साल में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है तो उनको टिकट मिलना चाहिए। और लखनलाल साहू जी का एक व्यवहार भी है और एक काम करने का तौर तरीका भी बहुत अच्छा है, उनको टिकट मिलना चाहिए। जाहिर है जनता जिसे चुनती है उम्मीद भी उसी से रखती है। अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन किसे चुनती है और वो जनता की कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है। आदरणीय माननीय श्री लखन साहू जी सांसद हमारे, जो संसद में 241 प्रश्न का
लगाए हैं और एक रिकॉर्ड है। और माननीय लखन साहू जी ने क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट का विकास किया है। और लखन साहू चाहे किसी और को, भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको नगर पंचायत सिरगिटी पूरे तन मन धन से उसको जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिलासपुर लोकसभा से जो लखनलाल साहू थे, बने वर्तमान में सांसद है, उनके द्वारा यहाँ रेलवे परिक्षेत्र के इस पार कितनी मांग थी ओवर ब्रिज का, अंडर ब्रिज का, ले दे के तो एक ठो अंडर ब्रिज मिला है और दूसरा अंडर ब्रिज चुचैया पारम बनना था, उसकी इतनी लेट लतीफ हो रही है कि लोगों को कितना परेशानी करना पड़ रहा है वो जनता जान रही है। ओवर ब्रिज भी सेंक्शन हो चुका है, लेकिन हमारे संसद के ये निष्क्रिय के कारण आज वो चालू नहीं हो पा रहा है। ओवर ब्रिज तार बाहर से बनना था ओवर ब्रिज, लेकिन इतनी उपेक्षा उसके ऊपर लोगों ने की थी और इतना मार्जिन से उसको चुनाव जिताया था, लेकिन उन्होंने जनता के बीच खरा नहीं उतरा। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का वह नारा वक्त है बदलाव का ऐसा हिट हुआ कि 15 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा एक ही झटके में बेदखल हो गई। बेदखली ऐसी कि 16 सीटों पर जाकर सिमट गई। कांग्रेस ने किसानों के कृषि ऋण माफ़ी और समर्थन मूल्य 25 रुपये के प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। सत्ता पर काबिज होते ही दोनों की घोषणाओं को कांग्रेस ने पूरा कर दिया। कर्ज माफ़ी और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के रथ पर सवार होकर कांग्रेस बिलासपुर से दिल्ली कूच की तैयारी में है। कैमरा पर्सन मनीष पाल के साथ संजय यादव, अनाडी टीवी, बिलासपुर। तो देखा आपने बिलासपुर में किस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आई और बिलासपुर की जनता में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सांसद के काम से खुश नजर आए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने सांसद का काम पसंद नहीं आया। कहा तो यही जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि सांसद की सदन में उपस्थिति कम है, उन्होंने प्रश्न कम लगाए, उन्होंने काम नहीं किया, शायद इसी वजह से अब जनता बदलाव चाहती है। बहरहाल कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज होकर वक्त है बदलाव का नारा कहीं ना कहीं सफल किया है, क्योंकि बदल गई है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है, तो बदलाव तो हुआ ही है। सचिन जी बिल्कुल, बदलाव तो हुआ है और बदलाव की बयार के साथ साथ यहाँ की सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर अभी बीजेपी है, यानी कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। वहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव अलग अलग चुनाव हैं और मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। हालांकि देखा जाए सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आती है कि छत्तीसगढ़ के अगर इतिहास में जाए तो हमेशा से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है। पिछली बार 10 सीटें थी, इससे पहले भी यही हाल था, केवल 1 सीट थी जो कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी कोशिश में कि भाई सत्ता में आ गए और सत्ता के एक तरह से देखा जाए फायदा उठा के इस बार सीटों का दायरा बढ़ा दिया जाए। बीजेपी भी इस कवायद में लगी हुई है कि कम से कम पिछला जो रिकॉर्ड है वो यथावत रहे। इसको लेकर सर्जिकल स्ट्राइक किए, पार्टी के अंदर सभी चेहरों के टिकट बदल दिए, सभी चेहरों को रिप्लेस कर दिया गया है कि भाई नया कुछ लाते हैं जिससे जनता इन पर भरोसा कर सके। और शायद इसी वजह से अंदर खाने खबरें भी हैं कि पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं जिनके टिकट कटे हैं उनमें रोष तो है ही, साथ ही वो कार्यकर्ता जो इन सांसदों के साथ कभी जुड़ा हुआ करते थे अब वो भी गुस्साए हुए हैं, जिसका खामियाजा हो सकता है वक्त आते पार्टी को भुगतना पड़े। लेकिन ऐसे में नए चेहरे को कितना पसंद करती है बिलासपुर की जनता, ये भी एक सवाल है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, किस तरह से देखा जाए बिलासपुर सीट को, कितना विकास यहाँ पर हुआ, जनता के बीच आप पहुंचे, क्या कुछ आपने उनसे सवाल किए और क्या कुछ जवाब मिले? बताना चाहूंगा कि बिलासपुर जो लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दूसरा लोकसभा सीट माना जाता है और यहाँ आम जनता के पास हम लोग गए हैं और मुद्दे को जानना चाहे कि कितना आप जो सांसद थे उनके द्वारा कार्यकाल अच्छा से किया कि नहीं किया, कि जनता की जो मांग थी उनके पूरा किया कि नहीं। तो लोगों को जो हम जाने वहाँ देखे और तो समझ में आए तो एकदम रुख नजर आए वहाँ जो लोग हैं, खासकर ग्रामीण एरिया में और शहरी क्षेत्र में भी। जी पर संजय, अगर हम बात करें बिलासपुर की तो हॉट सीट में शामिल है बिलासपुर, जहां से खबरें थी कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी क्या मिजाज है प्रत्याशियों के चयन के बाद लोगों का, नेताओं का, खासतौर पर पार्टी में क्या हलचल? जी, जो लोकसभा चुनाव में अभी तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है तो कांग्रेस की सक्रियता ज्यादा नजर आ रही है और बीजेपी का भी नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से दमदारी के साथ अभी कांग्रेस लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, मतलब एकजुट करने के लिए जो गांव-गांव में रणनीति बना रहे हो, तो
मजबूत लग रही है और बीजेपी में अभी वो देखा नहीं जा पा रहा है, उतना सक्रियता नहीं दिख रही है। जी संजय, अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा सीटों का गणित में यह है कि बीजेपी पर ज्यादा सीटें हैं, यानी कि मोह भंग नहीं हुआ है या बीजेपी से। और दूसरी बात यह कि आप सांसद के जिस सांसद ने गांव को गोद लिया था वहां भी गए, तो यथास्थिति में क्या बदलाव दिखा था वहां? नहीं, वहाँ तो बिल्कुल बदलाव नहीं दिखा, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र का भी बहुत मांग था पहले से और आसपास के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो वो गांव से बहुत दूर मुंगेली क्षेत्र है, वहाँ जाते हैं स्वास्थ्य के संबंधित कुछ भी अगर इलाज कराना रहता है तो गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र भी है और नालिया रोड हमने देखा वहाँ। और ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि सांसद यहाँ आते हैं लेकिन बाहरी क्षेत्र का दौरा करके गांव के बाहर से ही चले जाते हैं, अंदर तक नहीं घुसते और रोड नाली एकदम दयनीय स्थिति में है वहाँ। ये वही स्थानीय नेताओं की अगर बात की जाए तो ये अभी बदल दिए पूरे चेहरे। अटल श्रीवास्तव को यहाँ से कांग्रेस ने उतारा, वहीं बीजेपी ने भी अपना चेहरा बदलाया, यानी कि स्थानीय सांसद जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था उस पर भी भरोसा बीजेपी नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो दमदारी के साथ यहाँ अपना जो विधानसभा सीट में जीत दर्ज कराई है और उसी को लेकर इन लोग जो बीजेपी के हैं वो कहीं भी अपना डगमगाना नहीं चाहिए करके इस बार चेंज किए हैं। सचिन, बिल्कुल हम लौटते हैं संजय आपके पास। सचिन, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां ओवरऑल सारे फेसेस बदल दिए गए हैं, 10 के 10 सांसद की टिकट और 11वीं सीट जो कांग्रेस ले उड़ी थी उसके बाद देखा हमने किस तरह से वहां पे भी नाम बदल दिया गया। अब ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ 2 नाम रोक कर रखे हुए थे, है ना, और उसके बाद अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें सचिन, तो छत्तीसगढ़ की राह बीजेपी के लिए खासतौर पर आसान नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव ने नतीजों को ऐसा पलटा कि अब उबरने में बहुत टाइम लग रहा है बीजेपी को, और क्योंकि इलेक्शन जो लोकसभा के हैं उसको और विधानसभा के बीच का जो समय है वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में जनता के बीच अपनी पैठ बनाना, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव कितना है, और अभी हाल ही में नेताओं की बात करें तो नेता भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड जनता से नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से ये बात सही है कि अब बीजेपी की राह बड़ी आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद परिणामों के बाद तो खासकर बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे स्ट्राइक की गई, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई चेहरों को बदलने की। वहां स्ट्राइक, उसके बाद नए चेहरे हैं, नए चेहरों को लेकर जनता के बीच में जाना है, ये भी बड़ी चुनौती है कि भाई अब तो सत्ता में नहीं है तो कम से कम ये पूरी एक तरह से कहा जाए रणनीति बीजेपी को नए सिरे से बनानी होगी। और दूसरी बात ये भी निकल के इसमें सामने आ रही है कि भाई बीजेपी अपना मिशन, पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो 65 का मिशन था, लेकिन कांग्रेस ने उसे पूरा कर लिया। हालांकि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब मिशन की बात की जाए तो बीजेपी 11 सीटों का ही मिशन लेके चल रही है, वैसे मोदी पर ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस से हमारे साथ घनश्याम राजू जी जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। नमस्कार। नमस्कार घनश्याम राजू जी, किस तरह से देखते हैं आपका जो कैंडिडेट है अटल श्रीवास्तव मैदान में जिसे आपने उतारा है, बीजेपी के अरुण साव से मुकाबला है, कितना कठिन होने वाला है ये मुकाबला और क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? अब देखिए, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में होती है तो निश्चित तौर पर उनके जो घोषणा पत्र होते हैं उन घोषणा पत्रों के आधार पर जनता मतदान करती है। अगर आप देखें लोकसभा चुनाव 2014 में तो जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से किए अच्छे दिनों के, जी, रोजगार को समाप्त कर, बेरोजगारी को समाप्त करने के 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की, कहीं न कहीं महंगाई की दुहाई देकर वो लोगों को महंगाई कम करने की बात करते रहे। इस प्रकार के तमाम वो वायदे जो उन्होंने किया था उन वायदों से वो मुकर चुके हैं। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपका अगर ये सवाल है तो स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे विधानसभा के चुनाव में जनता से किए, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ या बिजली बिल हाफ या फिर किसानों के समर्थन मूल्य देने की बात हो या आदिवासी की जमीन लौटाने की, हमने जनता का विश्वास जीता है, हमने जनता पर अपना भरोसा जताया है और उसी के लिहाज से आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। और आप देखेंगे चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार कहीं न कहीं अपनी वादा खिलाफी से जनता को मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में आपको जो जीत मिली है वो यथावत रहेगी, क्योंकि आपकी सरकार ने अभी जो सूबे में नई सरकार बनी है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए, काम अच्छे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये जनता की सरकार, छत्तीसगढ़िया सरकार है और इस सरकार ने जनता से अब किए हुए वादों को पूरा किया है। मैं समझता हूँ राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल का ये सबसे बड़ा विश्वास का आधार होता है कि वो उन वादों को पूरा करे और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन वादों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, आप देखेंगे पूरे देश में कैसा वातावरण बना है। तो देश को आगे ले जाने के लिए जो कांग्रेस की सोच है, जिस आधार पर उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र जारी किया है, तब राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने, आप देखेंगे बेरोजगारी को दूर करने की बात की है, गरीबी को दूर करने की बात की है, स्वास्थ्य। इसमें नया क्या है घनश्याम जी, इसमें नया क्या है? नया क्या है इसमें? नया ये है कि हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, नया ये है कि हम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं। घनश्याम जी, आपके कांग्रेस की सरकार काफी समय से सत्ता में काबिज थी। अपने पिछले 5 सालों को छोड़ दिया, केंद्र की बात की जाए तो आप ही थे, 10 साल पहले तक आप थे, उसके पहले भी अटल जी के पहले आपकी सरकारें। हर बार ये गरीबी का नारा कब तक चलता रहेगा? ये आप समझिए, अगर आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं मोदी जी की सरकार की छोड़ के, तो देश में हमने अमूलचूल परिवर्तन लाया है। चाहे स्वास्थ्य को लेकर हमने स्वास्थ्य अधिकार दिया, चाहे रोजगार को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए हमने मनरेगा दिया, सूचना का अधिकार दिया। इस प्रकार के तमाम वो चीजें हैं, चाहे किसानों की आय की वृद्धि की बात की हो, हमने हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई है। हम करने पर विश्वास रखते हैं, बोलने पर विश्वास नहीं रखते। घनश्याम जी, आप सब कुछ आपने अच्छा किया, मानते हैं, चलिए मानते हैं, लेकिन फिर भी किसान के ऊपर कर्ज क्यों है जिसको आपको माफ करना पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं आप? आपने अच्छा किया ये हम मान लेते हैं, चलिए, लेकिन किसान के ऊपर कर्ज क्यों है? किसान अभी तक समृद्ध क्यों नहीं हुआ है जो कर्ज के बोझ के तले दबा है, जिसको आपने अभी माफ किया है? आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर ये सवाल है तो 15 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने किसानों को ठगने का काम किया, 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात की जो वो दिए नहीं, 5 साल तक उन्हें बोनस देने की बात की, वो दिए नहीं। कहीं ना कहीं महंगाई के आग में किसान लगातार कर्ज के तले दुबकता गया, जिसके कारण वो आत्महत्या करते रहे। हमने उस समस्या को दूर मुद्दा तो वही है ना घनश्याम जी, मुद्दा तो वही है ना। सचिन का कहना भी वही है कि राज्य जब अलग हुआ उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, लेकिन उससे पहले केंद्र में तो आप ही बैठे हुए थे, आपका ही तो काम था ना तमाम राज्यों को संवारना, लेकिन वो आप नहीं कर पाए और अब अपनी ही परिस्थिति को आप उल्टा बता रहे हैं। आप देखिए, अगर ये कर्ज माफी की आपने बात की है तो कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ के किसानों के ऊपर लगा था। रही बात आप यूपीए की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हमने स्वामीनाथन कमेटी एक आयोग की गठन किया था जिसकी रिपोर्ट आनी शेष थी और चुनाव आते ही वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसकी दुहाई देकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी को आगे करेंगे। किसानों को आय से अधिक मुनाफा देने की बात उस कमेटी में रखी गई थी, उस कमेटी को भी इन्होंने लागू नहीं किया। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। घनश्याम जी, स्वामीनाथन आयोग का, घनश्याम जी, स्वामीनाथन आयोग का क्या अपने घोषणा पत्र में जिक्र है कि हम पूरी की पूरी मांगे को मान लिया जाएगा? देखिए, स्वामीनाथन कमेटी हो चाहे देश में आधार कार्ड हो, चाहे देश में आधार कार्ड हो या स्वामीनाथन कमेटी हो, ये कांग्रेस की वो कार्य स्वरूप है जिसको आज वर्तमान की नरेंद्र मोदी जी सरकार जब उस समय विरोध किया करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, आज उन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं लागू करके उसका श्रेय लेने की बात करें तो इसमें जीएसटी भी जोड़ लीजिए घनश्याम जी, इसमें जीएसटी भी जोड़ लीजिए। पहले वो विरोध करते थे घनश्याम जी, इसमें जीएसटी जोड़ लीजिए, पहले वो विरोध करते थे, आप इसके पक्ष में थे, आप इसके पक्ष में थे, लेकिन अब वो सत्ता में आए, उन्होंने जीएसटी लागू की, तो आप जो पक्ष में हुआ करते थे कल तक, आज उसके विरोध में हो गए। देखिए, जीएसटी के अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं। कांग्रेस ने जीएसटी के लिए जो प्रारूप बनाया था वो अधिकतम 18% था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस जीएसटी को इस तरीके से छिन्न भिन्न किया कि उसको 28% तक ले गए और आज जीएसटी को 1 साल नहीं हुए हैं, 365 से अधिक अमेंडमेंट उसमें चेंज हो चुके हैं। आप समझ लीजिए कि जीएसटी को कितना इन्होंने खिलौना समझा। यानी अब आपकी सरकार आएगी तो फिर अमेंडमेंट्स होंगे, फिर से उसको रिक्रिएट किया जाएगा। घनश्याम राजू तिवारी जी, जब पिछला चुनाव 2014 का हम देख रहे थे, उस वक्त मोदी वेव थी, स्विंग किया था तमाम वोटर्स ने और साथ ही साथ पार्टी के जितने भी तमाम प्रत्याशी थे तो जो मैदान में थे, लोकसभा के दंगल में थे। इस बार कौन सा ऐसा नारा आपकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है? क्या आपकी पार्टी वाकई फंस गई है देशद्रोही जो धारा है उसको हटाने को लेकर, उस पर काम करने को लेकर? क्योंकि राहुल गांधी ने कल ही कहा है और आज उस चीज का विरोध भी हो रहा है।
देखिए, गरीबी परिवार 72,000, हम देश से गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, देशद्रोही की धारा भी मिटाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर हटाने की बात कर रहे हैं, 170 को यथावत करने की बात कर रहे हैं आप। अगर आप सवाल कर रही हैं तो आपको जवाब सुनना होगा, अदरवाइज मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। और एक सवाल करें तो एक जवाब लीजिए, फिर दूसरा सवाल करें, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल घनश्याम, पर सवाल पे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आपने पूछा कांग्रेस किन लिहाज से जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस गरीबों को गरीबी दूर करने की विश्वास के साथ जा रही है, जो 70,000 रुपया हम साल का देने जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हम स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं, हम शिक्षा में देश की GDP का 6% न्याय देने जा रहे हैं। आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी जिन वायदों के साथ उतर रही है, हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो वायदे किए, उन वायदों को हमने पूरा किया है। जनता इस बात को समझती है कि हमने जो कहा, हम 15 लाख देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझिएगा, हम 72,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। रोजगार की बात भी नहीं कर रहे सर, रोजगार को लेकर इतना चीख नहीं रहे हैं आपकी पार्टी के नेता जितना 72,000 को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आप देख लीजिए हमारे घोषणा पत्र में रोजगार के लिए हमने कहा क्या क्या, ग्रामीण विकास में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, जो 2020 तक जितने खाली पड़े सरकारी पद हैं उस पर भर्तियां की जाएंगी। आप मैनिफेस्टो तो पढ़िए कांग्रेस का, आपको उससे समझ में आएगा। जॉब क्रिएट करना और सरकारी खाली जो रिक्त पद है उनको भरना, दोनों में अंतर होता है, समय की थोड़ी सी कमी है। अब ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी घोषणा पत्र आपका आया ना, इसलिए उस पर बात हो रही थी। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, नहीं तो उनसे भी यही सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है। पूछिएगा, उन्होंने अच्छे दिन कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक सवाल हम उनसे भी पूछेंगे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता मीडिया के सवालों का जवाब देने में पीछे हट रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है आपकी पार्टी के लिए, उसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीट को लेकर, जहां से संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल हमने प्रत्याशियों का मूड भी समझा, वहां पहुंचे लोगों से बातचीत की, हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट तैयार की और साफ तौर पर रिपोर्ट के माध्यम से यही समझ में आया कि बिलासपुर की जनता का मूड फिलहाल भांपना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, घोषणा पर घोषणाएं जिस तरह से हो रही है सचिन, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि घोषणा पत्र आता है, घोषणा पत्र के मुद्दे कितने राज्यों पर सामने आएंगे, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग थे, केंद्र के सरकार के मुद्दे अलग हैं। बीजेपी अपनी तरफ से एक टॉपिक को पकड़ चुकी है, चौकीदार कैंपेन चला रही है। यहाँ रोजगार को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, 72,000 रुपए देने की कवायद है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस बार जो इलेक्शन है वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, न केवल छत्तीसगढ़ या बिलासपुर की बात की जाए, पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो सत्ता के महासंग्राम में देखा जाए कि सत्ता का महासंग्राम इतना जोरदार होने वाला है, 2014 से भी ज्यादा ये जोरदार महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव है जहां पूरा विपक्ष एक तरह से कहा जाए महागठबंधन में बन गया है। हालांकि अभी महागठबंधन टूटता नजर भी आ रहा है। वहीं सत्ताधारी दल की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में देखा जाए छोटे छोटे दलों से समझौता वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना राज्य, अपने सत्ता को काबिज रखने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन देखते हैं कि ये जनता जनार्दन आखिरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बिल्कुल, इसी के साथ सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।